गुड इवनिंग जी। राइट डाउन द हेडिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। राइट डाउन द हेडिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें आप लिख लो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, minimum amount of energy required to remove the minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron. The minimum amount of energy, the minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom, from an isolated gaseous atom. The minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom so as to convert it into its gaseous cation, so as to convert it into its gaseous cation. I repeat, the minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom so as to convert it into its gaseous cation is known as ionization enthalpy. ठीक है। आइसोलेटेड गैसेस एटम को आप कम से कम जो भी एनर्जी सप्लाई करते हो, आइसोलेटेड का मतलब ऐसा एलिमेंट जो किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में, कंपाउंड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व ना हो, उसे बोलते हैं आइसोलेटेड। और गैशियस का मतलब तो आपको पता ही है, गैशियस स्टेट, ठीक है ना। तो जब आप कम से कम एनर्जी सप्लाई करते हो किसको, आइसोलेटेड गैशियस एटम को, ताकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए वैलेंस शेल से, उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन का एडिशन या रिमूवल आपने हमेशा कहाँ पे करना है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे करना है। चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, जब भी आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो कहाँ करेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में करेंगे, ठीक है ना। तो आइसोलेटेड गैशियस एटम को कम से कम आप जो भी एनर्जी सप्लाई करोगे ताकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उसे हम बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। कम से कम वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ उसको भी समझाऊंगा। तो लेट्स से मैंने इसको एनर्जी सप्लाई करी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। आई का मतलब आयोनाइजेशन, एच का मतलब एंथैल्पी और डेल्टा का मतलब चेंज इन। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। आपने जैसे ही आयनाइजेशन एंथैल्पी सप्लाई करी, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है, और क्या बन गया, कैटायन बन गया, ठीक है जी। दोबारा सुन लो, आप आइसोलेटेड गैसेस एटम को कम से कम जो भी एनर्जी सप्लाई करते हो ताकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उसे हम बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है जी। उतारो एक लाइन, एक वैल्यू लिख के बताता हूं मैं आपको। जैसे कि एक वैल्यू बताते हैं, हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी एज एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज 1312, ठीक है जी। यूनिट इज किलोजूल पर मोल, यूनिट इज किलोजूल पर मोल। तो एक बात बताओ, जब आप इतनी एनर्जी सप्लाई करोगे एक मोल के हाइड्रोजन, अब यूनिट भी तो पढ़ो, किलोजूल पर मोल है, तो आप इतनी एनर्जी सप्लाई करोगे एक मोल के हाइड्रोजन एटम को, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। आप जब इससे ज़्यादा की सप्लाई करोगे, लेट्स से 1350 कर दो, 1350, तो भी निकल जाएगा। तो मेरी बात सुनो, तो भी निकल जाएगा 1350, 1400, तो भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मान लो आपकी जो डेफिनेशन है, अभी जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई, उसमें मैं मिनिमम वर्ड ऐड ही नहीं करता, मैं सिर्फ इतना बोलता था, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम सो एज टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स गैशियस कैटायन इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो उस हिसाब से तो 1350, 1400 दोनों ही आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाती, सॉरी दोनों नहीं, तीनों ही हो जाती आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर मैं मिनिमम वर्ड ऐड नहीं करता, है ना। इसलिए मिनिमम वर्ड ऐड किया जाता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी किसी एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा नहीं होगी, एक ही होगी। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप जो भी एनर्जी सप्लाई करोगे, कम से कम एनर्जी सप्लाई करनी है
ताकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उसे बोलते हैं आयनाइजेशन थेरेपी। नहीं जी मैडम जी, आपके सवाल बड़े खतरनाक से आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 0.5 यूनिट बदल दो, 0.5। ये 0.5 नंबर क्यों आया आपके दिमाग में? ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आप ऐसा एक एग्जांपल उतार सकते हो हाइड्रोजन की आयनाइजेशन थेरेपी, उतारो। यूनिट्स क्या क्या हो सकती है आयनाइजेशन थेरेपी की? यूनिट्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ जी, हाँ IH लिख लो, आपको सिंबल बता दिया मैंने, सिंबल मैंने लिख दिया आपके लिए। यूनिट्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी हो जाएगी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक एटम की आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल पर एटम, ठीक है जी। और किलो जूल पर मोल आपके सामने ही लिखी हुई है, किलो जूल पर मोल आपके सामने ही लिखी हुई है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, लिखो आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक लाइन लिखो, लाइन में 2-4 लाइन लिखो। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज आल्सो नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एंथैल्पी is also known as ionization potential. Ionization enthalpy is also known as ionization potential. Since it is the minimum potential, since it is the minimum potential difference, since it is the minimum potential difference required to remove, since it is the minimum potential difference required to remove the most loosely bound electron, most loosely bound electron, since it is the minimum potential difference required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom, from an isolated gaseous atom to form gaseous cations, from an isolated gaseous atom to form gaseous cation, ठीक है जी। यूनिट्स ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर एक और यूनिट आप ऐड कर लो, किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। इसके बाद आप हेडिंग डालो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ जी, नहीं ये सक्सेसिव नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का। सी एनर्जी यूनिट होती है ना, आप जब कभी बिस्किट वगैरह खाते हो उसके बैक साइड में रैपर पढ़ना। ठीक है जी, उसकी भी यूनिट वहीं पे ऐसी मिलेगी। ठीक है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी सब पे लिखी होती है भाई, आप जो भी खाते पीते हैं पैकेट सब पे लिखी होती है, किलो कैलोरी में लिखी होती है, चाहे आप खाने का हो चाहे आपका पीने का हो, ठीक है, चाहे पेप्सी हो, ठीक है, चाहे आपका हाइड एंड सीक का बिस्किट हो, सच्ची में कसम से सब पे ये यूनिट आपको मिलेगी, किलो कैलोरी की मिलेगी, कि आपको वो कितनी एनर्जी दे रहा है खाने के बाद। जैसे आप एक हाइड एंड सीक का बिस्किट खाएंगे अप्रॉक्सीमेटली 500, हाँ 500 ही होती है शायद, या 100 ग्राम के हिसाब से वैल्यू दे रखी होती है, कभी आप उसको चेक करना। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, समझो जरा, पहले समझना फिर लिखवाएंगे तरीके से। एल्यूमिनियम का एग्जांपल लो, मैंने आपको क्या बोला है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, आप किसी एटम को कम से कभी एटम को आप कम से कम जो भी एनर्जी सप्लाई करोगे, आइसोलेटेड गैसेस एटम को कम से कम जो भी एनर्जी सप्लाई करोगे ताकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उसे हम बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। बट एल्यूमिनियम में तो 3 होते हैं,
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं ना, तो हम एट अ टाइम आपको एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाते हैं। आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी सप्लाई करी डेल्टा आई H1, ठीक है, क्या बना Al प्लस गैशियस स्टेट और एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, ठीक है, इतना क्लियर है। अब आप इसको लो, Al प्लस गैशियस स्टेट, आपने इसको एनर्जी सप्लाई करी जिसको मैं बोलूंगा डेल्टा आई H2। पहले वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी। आपका क्या आयन बन जाएगा Al2 प्लस गैशियस स्टेट और फिर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब आप इसको पिक करो, 3 इलेक्ट्रॉन है ना, मैं समझा रहा हूँ अभी, रुक जाओ जरा। Al2 प्लस गैशियस स्टेट डेल्टा आई H3, Al3 प्लस गैस प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर, ठीक है जी। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप ये समझो कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी, टोटल आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, तो उसमें आप डेल्टा आई H1, डेल्टा आई H2, डेल्टा आई H3 ऐड कर दोगे। यानी कि एल्यूमिनियम में से अगर आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, कभी एल्यूमिनियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है? नहीं करता ना। एल्यूमिनियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है? नहीं करता ना। कितने करता है? 3 करता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आप जो भी एंथैल्पी सप्लाई करोगे इन तीनों को ऐड ही तो करोगे, सही है ना। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं टोटल आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, टोटल आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी जो मैं एल्यूमिनियम को सप्लाई करूं ताकि वो Al3+ में कन्वर्ट हो जाए? 13 डेल्टा आई H1 प्लस डेल्टा आई H2 प्लस डेल्टा आई H3। ये बात समझ आई? अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, डेल्टा आई H1, डेल्टा आई H2, डेल्टा आई H3 में किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? H1 की। और कोई आंसर? की वैल्यू ज़्यादा होगी। हाँ, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज कौन ज़्यादा होगा? इन तीनों को आपने अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू। S3, डेल्टा आई H3, डेल्टा आई H3 की वैल्यू ज़्यादा हो, क्यों भाई? एक ही तो लूज हो रहा है, ध्यान से देखो, एक ही तो लूज हो रहा है। इधर भी एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इधर भी एक ही लूज हो रहा है, इधर भी एक लूज हो रहा है। तो आंसर जरा दो, तो जस्टिफाइड दो आंसर। H1, डेल्टा आई H1 पूरा बोलो। हाँ जी, रीजन बस वही मन में आया, मतलब अल्ट्रा सिक्स सेंस। डेल्टा आई H2, एक ने ये बोल दिया, एक ने ये बोल दिया, तो ये बचा था, मैं इसे बोल देता हूँ, कूल लगूंगा। डेल्टा आई H3 ज़्यादा होगा, फिर डेल्टा आई H2, देन डेल्टा आई H1। क्यों ज़्यादा होगा भाई? आप लोगों ने क्या सीखा था? कैटायन का साइज छोटा होता है अपने पेरेंट एटम से, सीखा था। इसका साइज छोटा हो गया इससे, ये बात तो क्लियर हो गई है, ठीक है। जब भी आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे कहाँ से निकालोगे? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से निकालोगे, आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे। जब भी आप ऐड करोगे आखिरी शेल में ही इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे। जब आप यहाँ से यहाँ गए साइज हो गया छोटा, छोटा हो गया, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के थोड़े पास आ गए। भाई मैंने आपको क्या बोला? ये रहा न्यूक्लियस, ये हो गई पहली शेल, ये हो गई दूसरी शेल, ये हो गई तीसरी शेल, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से निकालना है, ये पहली मैंने आपको बता दिया। इलेक्ट्रॉन जब भी आप निकालेंगे वैलेंस शेल से निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन आप जब भी ऐड करेंगे वैलेंस शेल से ऐड करेंगे। जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, साइज हो गया श्रिंक, वैलेंस शेल न्यूक्लियस के आ गया पास। न्यूक्लियस पे क्या साइन है? प्लस, इलेक्ट्रॉन पे क्या साइन है? माइनस। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको और ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना भाई। न्यूक्लियस की ताकत ही यही है, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना, क्योंकि उसे प्लस साइन होता है। इलेक्ट्रॉन पास आ जाएगा, आपको इलेक्ट्रॉन को खींच के लेके जाना है, तो ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी ना। आप यहाँ से यहाँ आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, साइज और छोटा हो गया है। आपने पढ़ा था सेम स्पीशीज होगी, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उतना ही घट जाएगा। साइज घटने से क्या फ़ायदा होगा हमारे को, मतलब फ़ायदा क्या, नॉलेज होगी, मतलब ये वैलेंस शेल न्यूक्लियस के और पास आ जाएगी। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रांग हो जाएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको और ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। यानी कि सिंपल शब्दों में ये है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसे बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक के बाद
जो एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तीसरे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूटी में निकाल रहे हो, एक के बाद एक निकाल रहे हो, कॉन्जिक्यूटिव इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हो, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। ठीक है जी। और सिंपल सा लॉजिक है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, क्यों घटती है? क्योंकि साइज घट जाता है। ठीक है ना। तो पहले अभी एग्जाम्पल उतारो, फिर 2-4 लाइन्स लिखवा देता हूँ। लिखो। नेक्स्ट क्लास में आपको बढ़िया वाले क्वेश्चन कराएंगे। नहीं, कभी तो करने ही है भाई, कभी तो करने ही है। नेक्स्ट क्लास में बढ़िया वाले क्वेश्चंस कराएंगे। अरे ये कंसेप्चुअल बेस्ड, इसी पे इस पे कहाँ न्यूमेरिकल है? इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। लिखो जी। द आयन, हाँ जी बोलिए सर। ठीक है, जल्दी मिलेगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। नहीं सही है, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। यू आर आस्किंग, इट्स वेरी गुड। ग्राहक जाग गया। द आयनाइजेशन एंथैल्पीज, the ionization enthalpy is required, the ionization enthalpy is required to remove first, second, third. The ionization enthalpy is required to remove first, second, third, etc. electrons, etc. electrons from an isolated gaseous atom, etc. electrons from an isolated gaseous atom are called successive ionization enthalpies. The ionization enthalpy is required to remove first, second, third, etc. electrons from an isolated gaseous atom are called successive ionization enthalpies. ठीक है जी। ऑर्डर लिख लो। इसके बाद ये लिखा ना आपने, अगर आपको एल्यूमिनियम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं तो एल्यूमिनियम आपके 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का मतलब है आपको दिस प्लस दिस प्लस दिस अमाउंट की एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। वंस अगेन आई रिपीट, द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एटसेट्रा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम आर कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। राइट डाउन दिस ऑर्डर, नोटेड डाउन। कॉपी कर लिया? लिखो। एक्सप्लेनेशन लिखो। तो छोटी एक्सप्लेनेशन है, बड़ी है। When one electron has been removed, when one electron has been removed from the neutral gaseous atom, when one electron has been removed from the neutral gaseous atom, the positively charged ion, when one electron has been removed from the neutral gaseous atom, when one electron has been removed from the neutral gaseous atom, the positively charged ion formed has one electron less. When one electron has been removed from the neutral gaseous atom, the positively charged ion formed has one electron less than the number of protons in the nucleus. Has one electron less than the number of protons in the nucleus. Full stop करके as a result, full stop करके as a result, the electrostatic attraction, as a result, the electrostatic attraction between the nucleus, as a result, the electrostatic attraction between the nucleus and the remaining electrons in the cations, as a result, the electrostatic attraction between the nucleus and the remaining electrons in the cations increases. लिख पा रहे हो? थोड़ा तेज बोल रहा हूँ।
As a result, the electrostatic attraction between the nucleus and the remaining electrons in the cations increases. That is effective nuclear charge increases. Effective nuclear charge को तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, Z इफेक्टिव. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको कब क्लियर हो जाएगा? जब हम शील्डिंग इफेक्ट डिस्कस करेंगे. अभी आने वाला फैक्टर्स अफेक्टिंग. As a result, the electrostatic attraction between the nucleus and the remaining electrons in the cations increases. That is, effective nuclear charge increases. In other words, the positive ion holds. In other words, the positive ion holds. In other words, the positive ions holds its remaining electrons more firmly. In other words, the positive ion holds its remaining electrons more firmly या more tightly. More firmly या tightly. Therefore, the energy required to remove, ये explanation है, इसका explanation है. Therefore, the energy required to remove the second electron. Therefore, the energy required to remove second मत लिखो, another electron from this positively charged ion. Therefore, the energy required to remove another electron from this positively charged ion or second electron from the neutral atom. Second electron from the neutral atom must be higher than the first. Second electron from the neutral atom must be higher than the first. The energy required to remove another electron from this positively charged ion or second electron from the neutral atom must be higher than the first. Paragraph change करो. After the removal of two electrons, after the removal of the two electrons, from the neutral atom, after the removal of two electrons from the neutral atom, gives a doubly positive charged ion. Gives a doubly positive, doubly positive charged ion, which will hold its remaining electrons, which will hold its remaining electrons even more tightly. Some technical error. Further, the removal of two electrons from the neutral atom gives a doubly positively charged ion, which will hold its remaining electrons even more tightly. As a result, the energy required to remove third electron. As a result, the energy required to remove third electron from the gaseous atom. As a result, the energy required to remove third electron from the gaseous atom should be even more than that required for the second electron. Should be even more than that required for the second electron. Required for the second electron.
ये आपके सामने वैल्यूज लिख रहा हूँ, सबकी यूनिट किलो जूल पर मोल है। ये पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा IH1, ये डेल्टा IH2, ये डेल्टा IH3, ये इसी का एग्जांपल है, एल्यूमिनियम की ही वैल्यूज है ये। आप तीनों को जब आप ऐड करोगे आपको इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। एक ही बारे में एल्यूमिनियम तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है ना, तो ये तो हमने कॉन्सेप्ट समझने के लिए सीखा है। सोडियम के केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। मैग्नीशियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो भी एनर्जी देनी पड़ेगी वो किसके बराबर होगी, डेल्टा IH1 प्लस डेल्टा IH2। जैसे आपने दिखाया कि इसमें तीनों अलग अलग बार निकाले हुए हैं, तीनों एटम एक एक बार अलग अलग निकाले पाए, तीनों एटम नहीं, इलेक्ट्रॉन। हाँ अलग अलग बार अलग अलग हाँ, स्टेप बाय स्टेप दिखाए हैं। हाँ वैसे एक ही बारी में तीनों निकलते हैं। हाँ, तीनों निकाल दो, ये टोटल एनर्जी दे दो। वैसे तीनों एक ही बारी में निकलते हैं भाई एल्यूमिनियम तो 3+ में एग्जिस्ट करता है ना, तो एक ही बार में निकलेंगे ना तीनों इलेक्ट्रॉन। ये तो कैलकुलेटेड है ना भाई, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, वहाँ पे हेसेस लॉ नाम की वो चीज़ आएगी। ठीक है ना, आप खुद सोचो ना, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है। Al+ कभी देखा है? हाँ, Al2+ देखा है? बता दो कहाँ देखा है, मुझे भी बता दो। नहीं मैंने नहीं देखा, आपने देखा हो तो बता दो, जोक्स अपार्ट। सिमिलरली Al2+, Al3+ मैंने सोचा है। हाँ यही तो, उसने भी तो यही पूछा था। हाँ थर्मोडायनेमिक्स, आप हेसेस लॉ पढ़ोगे, चीज़ें वहाँ पे भी आपको कुछ क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़े, नेक्स्ट हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी आयनाइजेशन एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग दी आयनाइजेशन एंथैल्पी। और ऐसा होता है, सुनो, जैसे हम बोल रहे थे बार बार कि मैंने बोला आप लोगों को हम जो मैं ऐसे ही समझा रहा था आपको डेफिनेशन कि किसी आइसोलेटेड एटम को, आइसोलेटेड गैशियस एटम को हम जो भी कम से कम एनर्जी सप्लाई करेंगे, ये वर्ड मैंने यूज़ करा था। बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है ना तो डिस्ट्रॉय हो सकती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो कहने का मतलब है कहीं पे बॉन्ड टूट रहा होगा, कहीं पे बॉन्ड बन रहा होगा, तो बॉन्ड बनेगा, वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होगी, वही एनर्जी कहीं और यूटिलाइज हो जाएगी बॉन्ड तोड़ने के लिए। इसी तरीके से कहीं इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होगा तो वहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो रही होगी, उसी एनर्जी को यूज़ कर रहे हो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। ठीक है जी। और ये जितना भी एनर्जी से रिलेटेड डेटा होता है ना, सब थर्मोडायनेमिक्स से निकल कर आता है, जो इसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर है। इसके बाद तो बॉन्डिंग है, फिर थर्मोडायनेमिक्स है। अब आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स गवर्निंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फैक्टर्स गवर्निंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। पहले फैक्टर्स के नाम लिख लो। न्यूक्लियर चार्ज पहला फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज, सेकंड फैक्टर इज एटॉमिक साइज। फर्स्ट फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, atomic size, penetration effect of the electrons, penetration effect of the electrons, D, screening effect of inner electrons, screening effect of inner electrons, effect of arrangement of electrons, last factor, effect of arrangement of electrons, effect of arrangement of electrons, effect of arrangement of electrons, that is effect of exactly half filled or fully filled subshells, that is effect of exactly half filled or fully filled subshells, effect of arrangement of electron, that is effect of exactly half filled or fully filled subshells। अब आप पहले वाले को हेडिंग बना लो, न्यूक्लियर चार्ज को, पहले वाले को हेडिंग बना लो न्यूक्लियर चार्ज। देखो जी, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा
तो न्यूक्लियर चार्ज ही बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाएगी, साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। मैंने आपको अभी सिखाया इलेक्ट्रॉन का एडिशन या इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हमेशा कहाँ से करेंगे आप लोग, वैलेंस शेल से करेंगे। इट डजंट मीन कि कोर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, कोर को भी कर सकते हो, बट ट्रेमेंडस अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। हम फिर कोर इलेक्ट्रॉन इनर शेल से पहले वाली जो शेल्स होती है कोर शेल्स कहलाती है। ट्रेमेंडस मतलब बहुत सारी, एनॉर्मस, ठीक है जी। तो हाँ मैं कह रहा था न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाएगी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाएगी, न्यूक्लियस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को टाइटली होल्ड कर लेगा, टाइटली होल्ड कर लेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। ठीक है जी, ये पहला फैक्टर था, लिखो। द आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। इसमें रीजन बताने की कोई जरूरत नहीं है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एक चीज ध्यान रखना, न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आप सुना होगा मैंने बोला भी है बीच बीच के अंदर, कभी न्यूक्लियर चार्ज बोल रहा हूँ, कभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस इसी में पढ़ना है हमें। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, एटॉमिक साइज घट जाएगा, है ना, एटॉमिक साइज घट जाएगा, एटॉमिक साइज घट जाएगा तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, न्यूक्लियस के पास आ जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घट जाएगा, ओह बढ़ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा पास होगा उतना ही मुश्किल होगा, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, ये पहला फैक्टर डन हो गया। लिखवा भी दी मैंने एक लाइन आपको, द आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। लिख लो अगर लिखना है तो। चलो आगे, एटॉमिक साइज और रेडियस। एटॉमिक साइज और रेडियस, नेक्स्ट फैक्टर एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट फैक्टर एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस, इसे भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, यहीं से निकल कर आ रहा है, देख लो यहीं से ही निकल कर आ रहा है। एटॉमिक साइज घटेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, ये बढ़ेगा तो ये घटेगी, यहीं से ही निकल कर आ रहा है। ठीक है, लिख लो, हाँ लिखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस ionization enthalpy decreases as the atomic size increases. Ionization enthalpy decreases as the atomic size increases. चलो जी, अब बढ़िया वाला आ रहा है फैक्टर, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। बता रहे हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हेडिंग इज पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। देखो जी, पहले मैं आपको पेनिट्रेशन इफेक्ट का ऑर्डर लिख के बताता हूँ, फिर मीनिंग बता देता हूँ। एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होता है, देन पी का होता है, देन डी का होता है, देन एफ का होता है। पेनिट्रेशन इफेक्ट इज द प्रोबेबिलिटी, ऐसे समझो आप, पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो एस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होगा। ठीक है, पी में इलेक्ट्रॉन जाएगा वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर, डी में जाएगा न्यूक्लियस से वो और थोड़ा दूर, एफ में जाएगा न्यूक्लियस से वो और थोड़ा दूर। ये है बेसिकली पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब ऐसा क्यों, ऐसा होता है एस से अगर आप पी से जाओगे, पी से डी से जाओगे, डी से एफ पे जाओगे, साइज ना ऑर्बिटल का थोड़ा सा बढ़ जाता है, ऑर्बिटल का साइज बढ़ जाता है, या आप टेक्निकल टर्म में ये बोलते हो डिफ्यूज हो जाता है। डिफ्यूज का मतलब थोड़ा सा फैल जाता है। फॉर एग्जाम्पल इनकी होगी लड़ाई, अभी तो हम आसपास है सारे के सारे, इन्होंने बस अपने फ़ोन से SOS लिख के भेजना है,
हम पहुंच जाएंगे भाई, क्या भाई भाई क्या बात होगी, ठीक, सॉर्ट आउट करा देंगे। यही होगा ना कि वो सारे आसपास है, बहुत दूर दूर नहीं है ना। यही अगर सिनेरियो 10 साल बाद का देखें, आप किसी कॉलेज में हैं या किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, मैं किसी कंपनी में हूँ, आप किसी कंपनी में हैं, भाई का फिर से SOS मैसेज आया, भाई मैं भी निकलता हूँ, मैं कंपनी में थोड़ा बिजी हूँ, दूर दूर सब फैले हुए हैं, इसको बचाने के लिए जब तक आएंगे ना तब तक तो ये खत्म ही हो चुका होगा। भाई मैटर हो गया। तो कहने का मतलब है इसकी जो पावर थी ना वो डिफ्यूज़ हो गई, फैल गई, तो ये प्रोटेक्ट नहीं हो पाया। और वेयर एज जब छोटी मतलब आसपास थे आप लोग, पावर इसकी ज़्यादा थी, आसपास से ईजिली प्रोटेक्ट हो गया। तो इसी तरीके से क्या होता है, S ऑर्बिटल का साइज थोड़ा छोटा होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होते हैं। P ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालोगे वो थोड़े दूर फैल जाएंगे, तो उसको इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा ईजी हो जाएगा, इसको पीटना ईजी हो जाएगा। जैसे कि D में इलेक्ट्रॉन डालोगे वो थोड़ा और डिफ्यूज़ होते हैं, और दूर चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और ईजी हो जाएगा निकालना। F में जाएंगे तो इसका साइज़ और डिफ्यूज़ होता है, थोड़ा और बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना और ईजी हो जाता है। तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर S में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होंगे, इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होगा, और यही टेंडेंसी आपकी P से D में, D से F में घटती चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन। ठीक है जी, ये ऑर्डर उतारो पहले। हाँ, वन मोर थिंग, ये सेम शेल्स में एप्लीकेबल होता है, सेम शेल, ठीक है ना। पहले आप लिखो पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसमें आप लिख लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस एज द पेनिट्रेशन इफेक्ट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस एज द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस एज द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। तुमको समझ आ रहा है भाई? आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज एज द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। इसमें थोड़ा लिखवा देता हूँ क्योंकि वो तो सिंपल केसेस थे, उसमें तो आप इतना सीख चुके हो, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो अगर आपको इंग्लिश आती है तो। लिखो इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स कॉमा the electrons of the s orbital, the electrons has the the electrons of the s orbital has the maximum probability, the electrons of the s orbital has the maximum probability of being found near the nucleus, of being found near the nucleus, and this probability goes on decreasing, and this probability goes on decreasing, and this probability goes on decreasing in case of P, comma D and F orbitals. In case of P, comma D and F orbitals of the same shell. मैंने यही बोला था, पेनिट्रेशन इफेक्ट जो आप लोग पढ़ेंगे सेम शेल के लिए पढ़ेंगे, ठीक है जी। ये बढ़िया वाला आ रहा है फैक्टर, लिखो स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी क्या लिखा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ध्यान से समझना, ये आपकी इनर शेल हो गई, ये आपकी वैलेंस शेल हो गई, वैलेंस शेल, और ये हो गई इनर शेल, ठीक है जी। अब जरा ध्यान से समझना, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाए नहीं, अब दिखा देते हैं। कितने दिखाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ एक दिखा देते हैं, ठीक है। जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज।
ये आपका न्यूक्लियस है तो उसका न्यूक्लियर चार्ज होगा Z। दोबारा सुनो, जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं किससे? न्यूक्लियर चार्ज से। इसे ही बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। वो आप खुद सोचो, अभी कंप्लीट हो तो फिर समझ आ जाएगा। अब लेट्स से इसका एटॉमिक नंबर कुछ भी ले लो, आप 50 ले लो, चलो ऐसे एग्जाम्पल लेना है हमें बस, ठीक है ना। 50 ले लिया आपने एटॉमिक नंबर, तो न्यूक्लियर चार्ज भी 50 हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताएं, इस इलेक्ट्रॉन पे क्या 50 का 50 न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ न्यूक्लियर चार्ज तो इस इलेक्ट्रॉन ने भी एक्सपीरियंस कर लिया है ना। तो जितना होगा ये वाला इलेक्ट्रॉन, जितना भी न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा इस Z से क्या होगा? कम होगा। ये बात क्लियर हो गई? तो उसे ही बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। द एक्चुअल चार्ज एक्सपीरियंस बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब आया समझ में? आप इस तरीके से समझ लो ना, मुझे इस भाई को बॉल मारनी है, मारना है बॉल, क्या मारना ही है, ठीक है ना। तो ये भाई पीछे बैठे हुए हैं, आप सब आगे, तो आप लोग तो रोक लोगे मेरे को, है ना। आप सब मेरे को रोक लेंगे, आप सब मेरे को, यार इट इज जस्ट अ एग्जाम्पल, इसको लिटरली मत लो, ठीक है। आप लोग इसे प्रोटेक्ट कर लोगे, पीछे से ये बोलोगे भाई तू निकल जा, तू निकल जा, तू निकल जा, है ना, यही होगा ना। तो मैं फिर भी कोशिश करूंगा तो तुमको चोटें लगेगी, वो भाई तो भाग जाएगा, मतलब ये वाले भाई। तो इसी तरीके से जब ये वाले इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे किससे? न्यूक्लियर चार्ज से, तो इस केस में ये वाला इलेक्ट्रॉन फायदा भी तो उठाएगा, ये भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा। दूर कैसे भागेगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो जब शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रांग होगी तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन दूर भाग गए, दूर भाग गए तो साइज बढ़ गया, छोटा हो गया, बढ़ गया ना भाई। अरे ये मैडम जी, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन ने इसको प्रोटेक्ट कर लिया इससे, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा Z एक्सपीरियंस नहीं करेगा, थोड़ा कम Z एक्सपीरियंस करेगा, उसे ही बोलेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मीनवाइल इनर शेल में इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की क्राउडिंग हो रखी है कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, और रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन दूर भाग जाएगा। कौन सा वाला? वैलेंस शेल वाला। साइज बड़ा हो जाएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट जब स्ट्रांग होगी तो साइज बड़ा हो जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी घट जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट वीक होगी, वीक मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, साइज छोटा हो जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज द एक्चुअल चार्ज फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आया समझ में या डाउट है कुछ? अब पूछो भाई। लिखिए। लिख दो। द प्रोटेक्शन ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, the protection of the valence shell electrons by the inner shell electrons, by the inner shell electrons, the protection of the valence shell electrons by the inner shell electrons from the effect of nuclear charge, from the effect of nuclear charge, the protection of the, yeah, you can say shielding of the protection of the inner shell electrons, valence shell electrons by the inner shell electrons from the effect of the nuclear charge is known as shielding or screening effect, is known as shielding or screening effect। ठीक है जी, ये डन। इसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिख लो। हाँ, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट एक ही बात है। नेक्स्ट लाइन से लिख लो। द एक्चुअल चार्ज फेल्ट बाय द the actual charge felt by the valence shell electron, the actual charge felt by the valence shell electron is called effective nuclear charge, is called effective nuclear charge। ठीक है जी। तो एक बात बताओ, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये Z से कम होगा ज़्यादा होगा? कम होगा ना, ठीक है जी। तो कैसे कैलकुलेट करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज?
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लेटर्स कांस्टेंट। सिग्मा का साइन है वो, ठीक है जी। द एक्चुअल चार्ज फेल्ट बाय द न्यूक्लियस इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जाहिर सी बात है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी चार्ज एक्सपीरियंस करेगा वो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज से कम होगा, मतलब Z से कम होगा। स्लेटर्स कांस्टेंट, SLATER स्लेटर्स कांस्टेंट, हाँ सिग्मा सिग्मा। उसके बाद आप लिखो, अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घट जाएगी, ठीक है ना। और अगर शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा तो एटॉमिक साइज भी कम हो जाएगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। शील्डिंग इफेक्ट अगर स्ट्रांग होगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे, साइज एक्सपेंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस भी होगी, ठीक। तो कितने फैक्टर्स हो गए, एटॉमिक साइज डिस्कस कर लिया, न्यूक्लियर चार्ज डिस्कस कर लिया, पेनिट्रेशन भी डिस्कस कर लिया, और स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो एक फैक्टर और रह गया, बाकी उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे विद सम क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही है, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।